Hi students, welcome. This is Danish and today we are going to discuss how to start your preparation for logical reasoning from scratch. यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो उन्हें क्या करना चाहिए इस सेक्शन के लिए वो सब हम देखेंगे. शॉर्ट सेक्शन बट वेरी यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव. तो जब बात होती है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की तो वैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे ड्रेड दिस सेक्शन. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मॉक के अंदर दे डू नॉट इवन अटेम्प्ट दिस सेक्शन आउट ऑफ फियर. तो लेट अस सी हाउ टू ओवरकम दिस फियर. सबसे पहले तो हम देख लें यहाँ पे सिलेबस क्या है. दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. As such, logical reasoning consists of critical reasoning and analytical reasoning. Critical reasoning mein you have questions like find the conclusions, assumptions, course of action, strengthen the argument, weaken the argument. Analytical reasoning mein you have questions like blood relations, syllogisms, directions, puzzles, etc. लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे पैटर्न, अगर आप देख लो यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स पैटर्न देखने के लिए यहाँ पे पहले सिलेबस देख लिया, उसके बाद अब आप पैटर्न जब देखोगे यहाँ पे तो वो देख सकते हो आप फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो सैंपल पेपर्स देखे गए हैं. तो उसके अंदर आप देख लोगे कि इट इज मेनली क्रिटिकल रीजनिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड. क्लैट 2020 अगर आप देख लोगे तो देयर वर 28 सीआर क्वेश्चंस प्लस 2 एआर क्वेश्चंस. क्लैट 2020 से पहले इट वाज एंटायरली डिफरेंट, सो दैट डज नॉट मेक मच सेंस कि हम उससे पहले का देखें. जो अभी पैटर्न जो चल रहा है दैट इज फॉलोड फ्रॉम 2020. So there were 28 critical reasoning questions, 2 of analytical reasoning, total 30 questions were there. That is 20% of total 150 questions. फिर आया क्लैट 21, 22, 23, तीनों सालों में we had all 30 questions from critical reasoning. Total again 30 questions of logical reasoning. That is 20% of 150 questions. लेटेस्ट जो हुआ अभी दिसंबर 23 के अंदर, उसके अंदर थे 24 क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड अगेन 0 एआर. टोटल 24 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग, 20% ऑफ 120. अब क्वेश्चंस कम कर दिए गए टोटल. तो अगर आप देख लोगे तो जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वो सेम है. फ्रॉम 2020 वी आर हैविंग 20% क्वेश्चंस हियर and almost entirely composed of critical reasoning. So if you want to clear CLAT, you need to be very good at critical reasoning. तो अब आता है कि फिर क्रिटिकल रीजनिंग में आगे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम. तो आप देखोगे यहाँ पे पैसेजेस आ रहे हैं और पैसेजेस के अंदर यू हैव सम क्वेश्चन स्टैम्प, द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड देन यू हैव द ऑप्शंस. अच्छी बात ये है यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में, इफ यू चेक इट आउट, कि यू हैव वेरी फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. 10-12 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर भी दिस conclusions, inferences, assumptions, strengthen the argument, weaken the argument, course of action. इसके आपको majority come from this and occasionally you can see some other type of questions वो रहते हैं. तो इसलिए relatively आप देखोगे कि variety उतनी ज्यादा आपको नहीं मिलती है यहाँ पे if you talk about the type of questions या question stem जो यहाँ पे रहती है. तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, मेक नोट्स फॉर दैम. सो फॉर एग्जांपल अब नोट्स कैसे बनाना है यहाँ पे कि क्या होता है अजम्पशन, क्या होता है स्ट्रेंथ इन द आर्ग्यूमेंट, क्या होता है फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, ये सब आपको समझना चाहिए. वो देख लो आप. उसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट, सॉल्व सम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऑन दैट. फॉर इंस्टेंस आपको अगर लगता है कि स्ट्रेंथन और वीकन द आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप कमजोर हो, to solve a few questions from paragraph based questions of strengthen and weaken, that you will have a stronger hold after that. No? So बेसिक्स देख लो, उसके नोट्स बनाओ एंड कीप वर्किंग ऑन योर नोट्स. आगे भी जब आप देखोगे आफ्टर एवरी फ्यू डेज कीप ऑन एडिंग इंप्रूविंग योर नोट्स. वो आप करते चलो यहाँ पे कि कुछ और. अब आपने मॉक में देखा कि ये भी नया टाइप का क्वेश्चन आया था, या क्वेश्चन स्टेम तो वही थी, अजम्पशंस की थी या स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट था, लेकिन वर्ड अजम्पशन या स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट तो था ही नहीं इसमें वर्ड, लेकिन कैटेगरी वही है. तो वो कैसे फ्रेम किया गया, दैट यू विल बी मेंशनिंग हियर इन योर नोट्स सो दैट नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आ जाएगा, बिकम्स इजी फॉर यू. फिर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कि जब पैसेजेस आते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी हम क्या रखें पैसेजेस के लिए, हाउ टू सॉल्व पैसेजेस.
तो सबसे पहले तो कि क्या हमें पैसेज पहले पढ़ना चाहिए या क्वेश्चंस पहले देखना चाहिए। अब क्वेश्चंस फर्स्ट इज अ बेटर स्ट्रेटजी, जहां आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था, वहां वो बेहतर होता है। और जहां इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पे इट इज बेटर टू रीड पैसेज फर्स्ट। और क्योंकि सीआर में यू हैव मोर ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, तो इट्स अ बेटर स्ट्रेटजी दैट यू गो फॉर पैसेज फर्स्ट। जब आप पहले पैसेज पढ़ते हो तो यू फोकस मोर ऑन द पैसेज, और जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो फिर योर माइंड इज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑक्यूपाइड इन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच मे नॉट बी दैट हेल्पफुल ना, क्योंकि आपका बस ये ध्यान है कि इसका आंसर ढूंढना है, तो पैसेज पे इतना फोकस नहीं कर पाए, तो वो हो सकता है कि फिर आप पैसेज इतने अच्छे से समझ ना पाओ। तो इसलिए बेहतर है पहले पैसेज पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ। फिर बात आती है इनिशियली आप स्पीड पे फोकस करो या एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो। सो यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी, ट्राई टू गेट एन एक्यूरेसी ऑफ समवेयर अबाउट 80%। मतलब इफ यू हैव सॉल्व्ड लेट अस से 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो समवेयर अबाउट 16 शुड बी करेक्ट। उसके बाद अब आप स्पीड पे काम करो कि कैसे इसको रिड्यूस करना है। फॉर इंस्टेंस क्या अभी आपके पास सिचुएशन है कि यू टेक 50 मिनट्स टू सॉल्व 24 क्वेश्चंस, तो ठीक है अभी आप 24 करो 50 मिनट्स में, लेकिन जब ये एक्यूरेसी आ जाए तो फिर इसको आप रिड्यूस करो 50 से 45, 45 से 40, 45 से 40 से 35 एंड सो ऑन। धीरे धीरे उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो पहले एक्यूरेसी, जब आप पहले एक्यूरेसी पे फोकस करते हो तो मतलब आप कंसेप्ट आपका सही हो चुका है। नाउ यू हैव टू वर्क कि कैसे फास्ट सॉल्विंग कर लें। ओके और अगर आपने ढेर सारा टाइम लिया, अब उसमें जितना भी टाइम लग रहा हो आपको, 1 घंटा लगा, 10 घंटे लगे, अगर फिर भी गलत हुआ मतलब यहां पे अब आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया था। जो स्पीड पे आप ध्यान देते हो तब हो जाता है कि जस्ट यू आर फोकसिंग ऑन स्पीड, बाद में लगता है कि हाँ वो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था इसलिए हो गया था, लेकिन अब तो ध्यान से पढ़ा फिर भी गड़बड़ हुई, मतलब यही है प्रॉब्लम कि ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम यू आर कमिटिंग दैट एरर। क्लोज ऑप्शंस के लिए क्या किया जाए? अब वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स के क्लोज ऑप्शंस में आके अटक जाते हैं। 1-2 ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, बट 2 ऑप्शंस में और कभी कभी तो 3 में अटक जाते हैं, और उन्हीं 2 में से जनरली कुछ एक सही कुछ एक रॉन्ग होता है। तो उसके लिए यू हैव टू रिफर बैक टू द पैसेज। पैसेज को आपको पढ़ना एक ही बार है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो रिफर टू द पैसेज वंस अगेन। देयर इज ऑलवेज अ रीजन दैट व्हाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट एंड व्हाई इट इज रॉन्ग ना, तो उसके लिए एक बार आप पैसेज चेक करो, वो आप देखो उसको। ये मत सोचो कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बिना पैसेज देखे एक ही बार पढ़ लिया और आप बस सीधे आंसर्स मार्क कर दिए, बिकॉज दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। ऐसा हमेशा आपका कोई थंब रूल नहीं है कि जहां भी आपने देख लिया कि कंफ्यूजन है तो हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लो या हमेशा फर्स्ट वाला चूज कर लो, हमेशा वॉट एवर इज लेंदी वो चूज कर लो ना, दैट विल नॉट वर्क ऑलवेज। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करना है इसकी क्रिटिकल रीजनिंग की। तो यहाँ पे रादर देन आवर्स इट शुड बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने असाइनमेंट आपने सॉल्व करे हैं। प्रेफरेबली 1 असाइनमेंट एवरी 2 डेज इज सफिशिएंट। 2 दिन में आप एक असाइनमेंट भी कर रहे हो तो भी काफी है, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो कि वहां पे यही आंसर क्यों आया है। सो डू नॉट जस्ट कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस कि बस सॉल्व करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उसको यहाँ पे ये देखो कि एक असाइनमेंट आपने सॉल्व किया या मॉक आपने करा, बाद में उसको आप चेक करो कि इसमें कहाँ मिस्टेक्स नहीं हो। जैसा मैंने शुरू में बोला, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी इन द बिगिनिंग। तो जो आप मॉक के अलावा कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो या किसी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपके पास जितना भी टाइम लग रहा है लग जाने दो, बट देन फोकस के प्रॉपरली ध्यान से आप उसको कर रहे हो। फिर कुछ कॉमन ट्रैप्स उनको हमें अवॉइड करना है, जैसे कि एक्सट्रीम ऑप्शंस। ये सब आप नोट्स में अपने लिखते रहोगे कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। एक्सट्रीम ऑप्शंस हो जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दिस इज द सोल्यूशन, ऑप्शन हम पैसेज बोल रहा है दिस इज द सोल्यूशन, एंड ऑप्शन हमसे यहाँ पे बात कर रहा है दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन या दिस इज द ओनली सोल्यूशन। तो बेस्ट हो गया, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, इस टाइप के हमारे पास एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं। हमेशा रॉन्ग नहीं होते, सही भी हो सकते हैं, बट उनसे रॉन्ग भी हो सकता है उसकी वजह से। कुछ इंफॉर्मेशन ट्विस्ट कर दी गई, ध्यान नहीं दिया तो हमें लगा कि हाँ इसके बारे में तो पैसेज में बात की थी, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं दिया था वो ट्विस्ट कर दी उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और हमसे
गड़बड़ हो गई। कुछ इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रेनियस है, जो सही है वैसे, लेकिन पैसेज ने उसके बारे में बात ही नहीं करी। तो इफ यू आर नॉट केयरफुल वी एंड अप चूजिंग दैट ऑप्शन कि हाँ ये तो पता है, सही तो है, लेकिन पैसेज ने ऐसा बोला कि नहीं बोला। फिर मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं ऑप्शन के अंदर। इट कुड बी दैट फॉलोइंग थ्री रीजंस वर देयर, 1 2 एंड 3। अब फर्स्ट तो सही था, सेकंड भी सही था, लेकिन वो जो थर्ड पार्ट था वो उसका रॉन्ग था। ऐसे केस में पूरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इफ देयर आर मल्टीपल पार्ट्स एंड इफ यू आर सेइंग कि दिस इज करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दैट एंटायरिटी, ऑल थ्री पार्ट्स शुड बी करेक्ट, है ना। तो इस टाइप के आप देखोगे कुछ कॉमन एरर्स, वो आप देखो कि यहाँ पे कैसे आप इनको अवॉइड कर सकते हो। फिर अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन हो जाता है कि व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप क्या करते हो, बार बार पढ़ते हो पैसेज को। एक बार पढ़ लिया, ढंग से समझ में नहीं आया, तो चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। हैवी पैसेज आ गया, चलो 3 बार पढ़ लेते हैं। रॉन्ग। रिग्रेशन को आपको अवॉइड करना है, पढ़ना एक ही बार है। हैवी पैसेज आ गया, रिड्यूस योर स्पीड। इजी पैसेज आ गया, वहां आप फास्ट पढ़ते हुए चले चलो, बट ऑलवेज रीकैप, बाद में उसको समराइज करो। छोटा पैसेज है, सिंपल पैसेज है, तो पूरा पैसेज पढ़ लिया, फिर उसका रिकैप किया एंड देन यू गो टू द क्वेश्चंस। हैवी पैसेज है और इट इज वेरी लेंथी, तो उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, फिर अब आप सेकंड पार्ट पढ़ो। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, यहां पे रिकैप करो, समराइज करो, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द फर्स्ट। फिर अब आप जाओ थर्ड पार्ट पे कि अब थर्ड में क्या कहा है, हाउ इज इट रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, एंड बाद में ओवरऑल इन 1 or 2 sentences व्हाट इज द पैसेज अबाउट। This helps you a lot whether the question is asking to identify the central idea, main point, or strengthen the argument, weaken the argument, etc. वहां पे this exercise helps a lot. फिर मॉक्स सारे अटेम्प्ट करो आप, जो भी मॉक्स आ रहे हैं उसको उसी टाइम पे करो। ये मत सोचो कि बाद में मॉक्स कर लेंगे। मॉक्स तो आपके पास रेगुलरली आते ही रहते हैं, तो कीप अटेम्प्टिंग देम, और जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट आता जाएगा योर स्कोर्स विल इंप्रूव। ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, या फिर यू आर डिवोटिंग टू मच टाइम टू वन पर्टिकुलर सेक्शन। तो बजाय इसके कि हाँ 1-2 महीने बाद से शुरू करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, दैट होल्ड्स फॉर ऑल द सेक्शंस, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, लीगल हो, क्यूटी हो, जीके हो। तो ये नहीं कि अब 1-2 महीने बाद से शुरू करेंगे उसको अटेम्प्ट करना। उसको अटेम्प्ट करना तो आप अभी से शुरू कर दो, बजाय इसके कि तब आप जाके जीरो से शुरू करोगे। उससे अच्छा है अभी जीरो से शुरू कर दो, ताकि तब तक तो आप कुछ पहुंचो आगे। तो डू नॉट मिस द मार्क्स। टाइम कितना देना है, हर सेक्शन का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। फॉर सीआर इट इज 25 to 30 minutes। फॉर सेक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग यू शुड डिवोट 25 to 30 minutes। इजी आ गया 25 मिनट्स, डिफिकल्ट आ गया 30 मिनट्स, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं। अगर आप लेकर आ रहे हो 20 मार्क्स आउट ऑफ 24, बट देन यू आर स्पेंडिंग अबाउट 50-55 मिनट्स, मतलब किसी दूसरे सेक्शन का आप टाइम खा रहे हो। अगर आप डिवोट कर रहे हो 10 to 15 मिनट्स यहाँ पे, तो वो क्रिटिकल रीजनिंग के साथ यू आर नॉट जस्ट डूइंग द जस्टिफिकेशन। दिस इज नॉट सम सेक्शन कि आप 10-15 मिनट में कर लो, है ना। तो वो 25 to 30 उसमें जितने हो रहे हो, यही दूसरे सेक्शंस के भी लिए भी बात लागू होगी। इससे हो सकता है कि अभी इनिशियली आपको लगे कि मेरा ओवरऑल स्कोर तो नीचे आ रहा है। से फॉर इंस्टेंस कि आप 1 घंटा देते हो लीगल के अंदर, और फिर अब आपके पास जो भी स्कोर आ रहा हो, लेटेस्ट से 50s में या 60s में, अब आपने उसमें से आधा घंटा अगर आप सीआर को देने लगे, अभी नहीं दे रहे थे, तो सीआर में तो अब आपके वैसे ही बहुत कम है, तो ओवरऑल स्कोर गिर गया। ओवरऑल गिर जाएगा, लेकिन आगे चल के तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द सेक्शंस। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक सेक्शन को आपने टोटली छोड़ दिया एंड स्टिल यू आर एबल टू गेट अ गुड रैंक। उसके लिए तो सारे ही सेक्शंस करना है आपको। ठीक है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, टिपिकली यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक रीडिंग एंड देन नॉन रीडिंग। उसमें भी हैवी रीडिंग, देन लाइट रीडिंग, सो मे बी लीगल रीजनिंग, उसके बाद आपका जीके या मैथ्स, नॉन रीडिंग, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, फिर क्यूटी या जीके जो भी आपने नहीं किया वो, एंड लास्ट में इंग्लिश। ऐसा कुछ रख सकते हो आप सीक्वेंस। एंड फाइनली व्हाट इज अ गुड स्कोर इन मॉक्स। अब यहाँ पे वी डू नॉट हैव समथिंग लाइक कि जितने स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आप सबके लिए अ गुड स्कोर इन मॉक्स इज लेट अस से 24 क्वेश्चंस अगर हैं, तो वहां पे इट शुड बी 16 या 14 या 12 आप सबके लिए नहीं। एवरी पर्सन इज एट अ डिफरेंट स्टेज, देयर शुड बी अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। और सिर्फ स्कोर नहीं, यहाँ पे आप रैंक्स पे भी अपने ध्यान दो। कभी कभी मॉक्स भी डिफिकल्ट आ जाते हैं। हो सकता है पिछली बार आप लाए थे
यहाँ पे 16 मार्क्स, इस बार आप 14 लाए हो, बट रैंक हैज इंप्रूव्ड, मतलब पेपर टफ था, आपने अच्छा कर लिया, रैंक्स कंपेयर टू अदर्स यू हैव परफॉर्म्ड वेल। या हो सकता है पिछली बार 16 थे, इस बार तो आपके 18.5 आए, लेकिन रैंक नीचे चली गई है, मतलब पेपर काफी इजी था लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो कीप लुकिंग स्कोर्स एज वेल एज रैंक्स एंड लुक फॉर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। ये एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से स्कोर्स बढ़ने लगे, जहां पे भी हो उससे, अगर लास्ट 4-5 मार्क्स देखा जा रहा है तो जहां पे भी हो वहां पे देयर शुड बी एन इंप्रूवमेंट। वोकैब के ऊपर अपने मेहनत करो, वोकैब शुड बी गुड, नहीं तो फिर आपको कंटेक्चुअली समझना पड़ता है विच रिड्यूसेस योर रीडिंग स्पीड। इंग्लिश में और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों सेक्शंस की वोकैबुलरी इज सेम, तो जो आप इंग्लिश के लिए कर रहा हो दैट विल बी हेल्पफुल इन क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो। जैसे अगर हम बात कर लें तो 2023 द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन वाज वेरी इजी, अगर आप देखना सॉल्व करके तो इट वाज वेरी इजी, लेकिन वहां पे भी कहीं कहीं पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं। तो दोज हु वर एबल टू डू इट, दोज हु वर एबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, वो जल्दी कर पाए। तो वर्क ऑन योर वोकैबुलरी ताकि आप ज्यादा अच्छे से पैसेज को, क्वेश्चंस को समझ पाओ। Everything then comes down to reading speed. A good reading speed will help you solve it faster. यहां पे those who are having the a slow reading speed, unfortunately उसका कोई alternative नहीं है कि सपोज आपकी रीडिंग स्पीड तो कम है, लेकिन ये एक मेथड है इसमें कम रीडिंग स्पीड के बावजूद भी जिसकी आपसे जेन्युइनली आपसे फास्ट रीडिंग है उसको आप बीट कर देना। नहीं, जिसकी जेन्युइनली फास्ट रीडिंग स्पीड है तो वो फास्ट पढ़ लेगा आपसे और जल्दी सॉल्व भी कर लेगा। Ideally, the reading speed that is desired is 220 words per minute, and essential is 180 words per minute. So it should be something tangible. A lot of times students they feel कि हाँ हम पैसेज पढ़ लेते हैं 3-4 मिनट में, एडिटोरियल पढ़ते हैं हम तो हमारा हो जाता है 2-3 मिनट के अंदर। नहीं, इट शुड बी टेंजिबल एंड कीप चेकिंग इट आफ्टर एवरी 3 to 4 वीक्स के इसमें इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। कैसे देख सकते हो? कोई सा पैसेज पढ़ लो, आप कोई सा आर्टिकल देख लो, पढ़ लो, उसमें कितना टाइम आपने स्पेंड किया। लेटस से वहां पे 400 वर्ड्स थे, आपने उसमें 2 मिनट लगाए, मतलब योर रीडिंग स्पीड इज 200 वर्ड्स पर मिनट। अलग अलग जॉनर्स पढ़ लो और उसके अंदर आप एवरेज 2-3 का निकाल के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस शुड बी इंक्रीज्ड। अगर रीडिंग स्पीड वो जिसमें यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, वो वाली नहीं कि इतना फास्ट पढ़ा कि आप समझ ही नहीं पाए कि पढ़ा क्या था। और इसके ऊपर यू हैव टू वर्क, जो आपका कंफर्टेबल लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर। फिर एनालाइज एंड अप्लाई। अब यहां पे यू आर द बेस्ट पर्सन टू एनालाइज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपके मार्क्स स्टैग्नेंट है तो उसकी क्या वजह है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ही पता नहीं कि हाँ रॉन्ग तो हुआ था, पता नहीं क्यों रॉन्ग हुआ था, पता नहीं क्यों स्टैग्नेंट है, पता नहीं क्यों इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज की, फॉर इंस्टेंस कम मार्क्स इसलिए आ रहे हैं कि सारे अटेम्प्ट्स कर लेते हैं और आधे तो रॉन्ग चले जाते हैं, आधे से ज्यादा रॉन्ग जा रहे हैं इस वजह से। या एक ही पैसेज, 2 ही पैसेज पढ़ पा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट जो हो रहे हैं वो 7-8 हो पा रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहे। या वोकैबुलरी इतनी मुश्किल है ना, तो फिर अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन दैट। या कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसने पूछ लिया था व्हाट इज द पैराडॉक्स हियर, पैराडॉक्स का मतलब नहीं पता था इसलिए नहीं कर पाए। तो अगर कंसेप्ट वीक है तो जैसा मैंने अभी बताया कि यू शुड वर्क ऑन योर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। रीडिंग स्पीड स्लो है, वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। इफ वोकैबुलरी इज द प्रॉब्लम, वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, तो वो यहां पे आप कर लो। एंड देन यू हैव टू अप्लाई। जैसे आपने देखा यहां पे कि अजम्पशन क्वेश्चन था, यू चोज द ऑप्शन कि जो बात तो सही है वैसे अदरवाइज, लेकिन पैसेज में नहीं दिया था, मतलब यू वेंट विद द एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन व्हिच वाज नॉट देयर। तो वो सब यहां पे आपको फिर नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करना है, अवॉइड करना है कि अब ये मिस्टेक ना हो। इस बार पैराडॉक्स का क्वेश्चन नहीं हुआ, अब आपने समझ लिया व्हाट इज पैराडॉक्स क्वेश्चन, व्हाट इज रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम जब वो पूछेगा तो अब आपको नहीं अटकना चाहिए ना। तो ये यहां पे यू हैव टू एनालाइज एंड देन यू हैव टू अप्लाई कि इसको अब कैसे हम नेक्स्ट टाइम इसको अवॉइड करना। वो होगा ग्रेजुअली, वो ऐसा नहीं है कि अभी कोई 5 पे है अब एकदम से उसका 2 मार्क्स के बाद ही वो पहुंच चुका है 20s में। तो धीरे 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 इंप्रूव होता जाएगा। यू हैव टू डू इट रेगुलरली
और इसलिए यहाँ पे रिमेंबर दिस 500 क्वेश्चन रूल इन क्रिटिकल रीजनिंग के दिस इज वन सच सब्जेक्ट दैट इट इज नॉट द केस के अगर आपकी वीक है क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व 500 क्वेश्चंस, अगर अच्छे मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे तो सॉल्व अनदर 500 क्वेश्चंस अब अच्छे आने लगे। नहीं, अगर फर्स्ट 500 में नहीं आए तो प्रोबेबली नेक्स्ट 500 में भी नहीं आएंगे बिकॉज यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर एनालिसिस और यू आर नॉट अप्लाइंग। या तो एनालिसिस पार्ट सही नहीं कर रहा है या एप्लीकेशन पार्ट में कहीं गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एनालाइज भी कर रहे हैं अप्लाई भी कर रहे हैं उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, वो फिर आपकी कहीं कुछ गड़बड़ है। तो देन यू कैन choose to talk to one of us here, connect with some experts, and then we can discuss it. कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि individually we need to discuss it, तो वो ठीक है, वो हो सकता है हमारे पास, but overall you should be able to analyze. Individually अगर आपको करना हो तो you can contact me directly also on Telegram if you have some general questions. But then आपके पास एनालाइज करो, अप्लाई करो एंड रीडिंग स्पीड, दीज टू थिंग्स। क्वेश्चन टाइप्स इतने नहीं आते हैं तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे कि नया क्वेश्चन टाइप आ गया था इसलिए नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रीडिंग स्पीड स्लो थी या फिर सही से एनालाइज नहीं कर रहा है, बस सॉल्व करते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इनिशियली एक्यूरेसी पे फोकस करो, फिर अब आप स्पीड के ऊपर जाना शुरू कर दो, तो दिस विल हेल्प यू। चलिए, तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर जर्नी टुवर्ड्स क्लैट 2025। आगे कौन से सेशंस करना है और किसके ऊपर आप चाहोगे कि सेशंस लेकर आए लीगल एज, सो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज हियर इन द कमेंट बॉक्स। एनी अदर क्वेश्चंस और सजेशंस प्लीज फील फ्री to mention it in the comment box. This is Danish signing out. Thank you very much. Bye bye.